अस्सलामुअलैकुम डियर रीडर एंड लिसनर्स और द नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। मैं हूँ हुदा। अनकबूत बाय नूर राजपूत की लास्ट एपिसोड का पार्ट 6 लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिसंबर की शाम उमाड़ा की खनखवा में एक अजीब सी सरसराहट थी। वो हवा जो समंदर के नमकीन जायके के साथ फिजा में तैरती और दिल के अंदर तक उतर जाती। सूरज धीरे धीरे मगरिब के नीलगो पानी में डूब रहा था और इसकी नारंगी किरणें जहाज के इस बड़े शीशे वाले मेकअप रूम में सुनहरी रोशनी के धागे बुन रही थीं। बाहर फैशन शो की गहमा गहमी अपने उरूज पर थी। कोरियोग्राफर्स की आवाज़ें, मॉडल्स के जूतों की खटखट, म्यूज़िक सिस्टम की रिहर्सल और समंदर के किनारे बनी इस अजीम उल शान स्टेज पर रोशनियों की तरतीब जिसे किसी मुकद्दस रस्म की तैयारी हो। लेकिन अंदर फिज़ा बिल्कुल मुख्तलिफ थी। सुकून नहीं बल्कि एक खामोश तूफान। फजर आईने के सामने बैठी थी, सादा हुलिया हेजल आंखें जो अजीब बेचैनी से भरी थी और गहरी भूरे रंग के बाल जो कंधों पर बिखरे हुए थे। आईने में इसकी अक्कासी एक आम औरत की नहीं, एक चालाक मकड़ी की सी लगती थी जो अपने ही बुने हुए जाल में दाखिल होने वाली थी। मुराद पास खड़ा इसे देख रहा था। इसकी नजरों में तजस्सुस भी था, फिक्र भी। चंद लम्हे गुजरे, फिर इसने पूछा, ए मकड़ी, तुम ये कर लोगी ना? फजर ने इसकी तरफ देखा, फिर धीमी सी हंसी इसके लबों से फिसली। वो हंसी जो दरअसल नकाब थी, दिल के अंदर की खौफ का। कर लूंगी, इसने आहिस्तगी से कहा, जैसे खुद को यकीन दिला रही हो। मुराद ने करीब आकर मेज पर रखी स्याह विग उठाई। तुम्हें ये पहननी होगी, मीनार के बाल ऐसे ही हैं, स्याह, घने और लहरदार। फजर ने आईने में खुद को देखा, फिर जवाब दिया, मैं अपने बालों का रंग स्याह कर सकती हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। मुराद ने थोड़ा हैरान होकर पूछा, पक्का? हाँ, असल किरदार अधूरा नहीं होना चाहिए। इसके लहजे में वही चालाक सुकून था जो सिर्फ एक माहिर खिलाड़ी के पास होता है। लेकिन आईने के पीछे उसके चेहरे की झलक में एक खौफ छुपा हुआ था, वो खौफ जो मीनार के नाम से जुड़ा था। रईस एक तरफ खड़ा था, स्याह 3 पीस सूट में बाजू फोल्ड किए, और निगाहें आईने में झलकती इस औरत पर गड़ी थी जो कुछ ही देर में मीनार बनने वाली थी। मुराद ने रईस की तरफ देखा, फिर आहिस्तगी से बोल उठा, मैं बाहर जा रहा हूँ, शो का आगाज होने वाला है, तुम दोनों यहाँ संभाल लो। रईस ने हल्का सा सर हिलाया। मुराद जाते जाते मेकअप आर्टिस्ट को भी इशारा कर गया। दरवाज़ा बंद हुआ, कमरे में खामोशी फैल गई। अब सिर्फ 3 वजूद थे, फजर, रईस और आईने में छलकता मीनार का साया। रईस ने चंद लम्हे खामोशी में गुजारे, फिर आहिस्तगी से बोला, तुम्हें यकीन है तुम ये कर लोगी? फजर ने आईने से नजरें नहीं हटाई। क्या जो करने जा रही हो? रईस ने धीरे से पूछा, क्या तुम जानती हो कि वो औरत, मीनार, तुम्हारे सामने भी आ सकती है? फजर के होंठों पर तल्ख मुस्कुराहट उभरी। सीधी बात करें बिग बी, आप ये पूछना चाहते हैं कि क्या मैं अपनी माँ के साबका आशिक को बचा लूंगी या नहीं? कमरे की फिजा लम्हा भर में मुजम्मद हो गई। रईस का चेहरा सुर्ख पड़ गया। ऐसा कुछ नहीं है, मेरा ऐसा कोई रिश्ता। आप नहीं तो वो आपकी एक्स हैं? फजर ने तंजिया पूछा। रईस ने एक गहरी सांस ली। हमारा कोई ऐसा रिश्ता नहीं है। फजर मुड़ी और बाजू सीने पर बांधकर इसकी तरफ देखा। तो फिर क्या रिश्ता है? रईस खामोश रहा। इसके लब हल्के से हिले, हल्के से खुले, मगर कोई लफ्ज़ ना निकल सका। दोनों की नजरें पल भर को टकराई। एक तरफ फजर की आंखों में चमक थी, दूसरी तरफ रईस के अंदर पुराना जख्म। यूं तो हम कजन्स थे, मगर शायद कुछ रिश्ते खून से ज्यादा खतरनाक होते हैं। रईस ने नजरें झुकाई। कमरे में दिसंबर की खनकी और समंदर की हवा मिलकर एक भारी फिजा बना रही थी। दोनों के दरमियान फासले के बावजूद एक अनकही कशिश मौजूद थी। वो कशिश जो फजर को मीनार से और रईस को माजी से जोड़ती थी। खामोशी गहरी हो गई थी तो इसने ये खामोशी तोड़ दी। फिक्र न करें, मैं ये कर लूंगी। रईस ने निगाह उठाई। तुम समझती नहीं हो, ये खेल तुम्हें तोड़ देगा। वो जब्त किए बोला। वो नहीं चाहता था कि फजर मीनार का वो रूप देखे जिससे शायद वो नावाकिफ थे। टूटना बुरा नहीं होता बिग बी, वो धीमी आवाज में बोली। बाजू का टूटकर ही पता चलता है कि अंदर क्या है। ये कहकर वो दोबारा आईने की तरफ मुड़ी। मेकअप आर्टिस्ट जो वापस आ चुकी थी ने इसके बालों में काले रंग का स्प्रे किया।
फुस की आवाज़ के साथ गहरे भूरे बाल आहिस्ता आहिस्ता स्याह होने लगे। वो बैठ चुकी थी, मेकअप आर्टिस्ट अपना काम शुरू कर चुकी थी। आईने में अब मीनार का अक्स उभरने लगा, वही आंखों का कमाल, वही चेहरे की लकीरें, वही इसरार। रईस ने देखा वो एक लम्हे को इसे लगा जैसे माजी जिंदा हो गया हो। मीनार, लफ्ज इसके लबों से बेख्तियार निकला। फजर ने सुना मगर कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना कि आईने के सामने खड़ी होकर आहिस्तगी से बोली, ये मैं नहीं हूं, ये सिर्फ एक चेहरा है। रईस ने गहरी सांस ली। काश तुम समझ पाती कि चेहरों के पीछे ही सब कुछ छुपा होता है। फजर मुस्कुराती, हाँ मगर कभी कभी चेहरे ही सब कुछ जला देते हैं। दरवाजे के बाहर म्यूजिक की आवाज़ बुलंद हुई। फैशन शो का आगाज होने वाला था। मुराद की आवाज़ अनाउंसर के माइक पर गूंज रही थी। वेलकम टू द क्वींस फैशन गाला, वेयर स्टाइल मीट सीक्रेट्स। फजर ने आईने में खुद को देखते हुए एक गहरी सांस ली। आईने में अब सिर्फ मीनार थी, चेहरा, निगाह, लब, बाल, सब कुछ। वो खुद को देखती रही, फिर धीरे से बोली, चलो खेल शुरू करते हैं। रईस ने एक लम्हे में ख्वाहिश की कि वो रुक जाए। वो बोलना चाहता था मगर फिर खामोश हो गया। शायद वो जान चुका था कि ये खेल किसी एक के बस का नहीं था। जब फजर दरवाजे की तरफ बढ़ी, फजर, वो रुकी, मुड़ी और खामोशी से इसे देखा। तुम खुद को मीनार मत समझना, क्योंकि वो सिर्फ चेहरा थी, तुम इससे ज्यादा हो, रईस ने आहिस्तगी से कहा और दरवाजे की जानिब बढ़ गया। जबकि फजर वहीं खड़ी रह गई, दरवाज़ा बंद हुआ और कमरे में रईस की खामोशी बाकी रही। वो खामोशी जो दिल में चुपती है और याद दिलाती है कि हर जंग में सिर्फ एक चेहरा नहीं मरता, कई कहानियां मर जाती हैं। दरवाज़ा बंद हुआ और चंद लम्हों बाद दरवाज़ा दोबारा खुला। वली अंदर दाखिल हुआ। इसने फजर को देखा जो अब मुकम्मल तौर पर मीनार बन चुकी थी। वो इसके करीब आया, इसके दोनों सर्द हाथ थाम लिए। जानता हूँ ये मुश्किल काम है, मगर तुम कर लोगी। फजर ने इसकी आंखों में देखा। मुश्किल क्या है? इसने मजबूत लहजे में कहा, जैसे खुद को और इसे प्लान याद दिला रही हो। प्लान सीधा है, फैशन शो शुरू हो चुका है। इसी दौरान असली मीनार क्वीन डेक पहुंचेंगी। बिग बी इन्हें ग्राउंड फ्लोर पर रोक कर रखेंगे, जो सबसे अहम है। इसने सांस ली, अपनी गिरफ्त मजबूत की। जैसे ही वहां रुकेंगी, इनका मरकजी गार्ड लिफ्ट की तरफ बढ़ेगा, जहां तुम इसे ठिकाने लगाओगे। तुम इसका हुलिया लोगे, मैं पिछले रास्ते से तुमसे मिलूंगी। हम मीनार और इनके गार्ड बनकर ऊपर डेक वन पर रिमोन ग्रुप से मिलने जाएंगे और अगला प्लान शुरू होगा। वली ने इसके हाथ मजबूती से दबाए। इसके बाद खेल खत्म, बस तुम अपना ध्यान रखना। तुम भी, फजर ने धीरे से कहा और आईने में अपने अक्स को आखिरी बार देखा। चलें, खेल शुरू करते हैं। साहिल पर शाम अपनी स्याह चादर ओढ़े उतर रही थी। कहीं फैशन शो के स्टेज पर रोशनियां जगमगा रही थी, कहीं क्वीन जजीरे की तरफ बढ़ती कश्तियां अपनी धीमी घनघनाहट के साथ लहरों को चीरती जा रही थी। फैशन शो का आगाज हो चुका था। बैक स्टेज की आवाज़ें शोर बन चुकी थी। रेतीले जजीरे पर मेहमान की नशिस्तों पर बैठ चुके थे। रोशनी का रंग बदल रहा था और दिसंबर की सर्द हवा सरसर आ रही थी। साहिल वो रैम थी जिस पर मॉडल्स कदम रखने वाली थी, जहां ग्लैमर के साथ एक खामोश जंग की खुशबू घुल चुकी थी। दूसरी जानिब क्वीन जजीरा था। ये जगह कभी अफसाना कहलाती थी, रात की रतूबत में लिपटी रोशनियों से चमकती इमारत जिसकी दीवारें समंदर की लहरों से नम थी। क्वीन डेक वो मुकाम जहां जेरे जमीन स्याह दुनिया के सौदे तय पाते थे। डेक की इमारत कई मंजिलों पर फैली थी। ग्राउंड फ्लोर पर एक क्लब था, मध्यम रोशनियों में रक्स, कुमार बाजी और अनजान चेहरों की एक दुनिया। ऊपर डेक पर वो मुकाम जहां आज एक तारीखी मुलाकात होने वाली थी। मीनार मिराज रेविन ग्रुप के साथ स्याह गाड़ियां कतार दर कतार रुक रही थी। चमड़े के कोटों में लिपटे मर्द, हैट के नीचे छुपे चेहरे और भारी सिक्योरिटी। हर कदम के साथ इनके जूतों की ठक ठक गूंजती थी, जैसे किसी खुफिया अदालत की तरफ पेशी हो रही हो। हवा में गन पाउडर और परफ्यूम का मिला जुला एहसास फैला हुआ था। कई अफराद आए और अंदर चले गए। दूर कहीं रोशनियों से भरा फैशन शो भी इसी वक्त शुरू हुआ था। एक मॉडल रैंप पर कदम रख रही थी। पसे मंजर में मौसीकी बजी और लहरों की गूंज उठी। दोनों मनाजिर जैसे एक ही लम्हे में सांस ले रहे थे। वहाँ फैशन शो के पर्दे उठ रहे थे। यहाँ एक ऐसी शाम के पर्दे खिलने वाले थे जिसके बाद कई जिंदगियों का हिसाब बदल जाना था। क्वीन क्लब के अंदर मथम लाइट्स में रईस एक मेज पर बैठा था। गोल्डन रम के ग्लास के इर्द गिर्द इसकी उंगलियां घूम रही थी।
जैसे किसी सोच के गिर चक्कर काट रहा हो। ऊपर जाती सीढ़ियों से मुसलसल स्याह कोट वाले लोग गुजरते जा रहे थे। रईस ने हल्की सी नजर उठाई, वो वहीं जा रहे थे, डेक 1 पर। वो इन्हें पहचान गया था। वो जानता था हर लम्हा कीमती था। ये जगह किसी जंग के मैदान से कम नहीं थी। इसके इर्द गिर्द कुमारबाज गैर मुल्की चेहरे और शो के बीच एक अजीब सी खामोशी थी। वो खामोश बैठा इंतजार कर रहा था। सारे मोहरे अपनी अपनी चाल चल रहे थे। फजर को अपनी जिंदगी पहचानना, मीसम को सिस्टम हैक करना था, मुराद को निगरानी रखनी थी। ये सब एक सोची समझी शतरंज थी, पर हर चाल अहम। अचानक इसके फोन पर वाइब्रेशन हो चुकी थी। स्क्रीन पर सिर्फ एक पैगाम चमका, वो आ चुकी है। रईस ने ग्लास एक तरफ रखा, नजरें उठाकर सामने देखा। रोशनियों के बीच धुंधले शीशे के पार इसे मीनार की परछाई नजर आई। वही अंदाज, वही ठहराव, जैसे मौत अपनी तरतीब से चल रही हो। अंदर कदम रखते हुए हवा बदल गई। परफ्यूम, सिगरेट के धुएं, वो शोर जो सिर्फ बंद कमरों के गुनाहों में होता है। चमकते झाड़, फानोस, स्याह मार्बल के मेज़न और दीवारों पर नियॉन लाइट्स। वो अंदर दाखिल हो चुकी थी। इसके साथ एक मर्द था, स्याह है, चेहरे पर मास्क और आंखों में एहतियात। मीनार की चाल में ठहराव था, जैसे वो हर कदम जमीन पर नहीं बल्कि किसी प्लान पर रख रही हो। इसकी सुराहीदार गर्दन में चमकती सुनहरी मकड़ी का ब्रोच रोशनी लेकर दीवारों पर अक्स डाल रहा था। वो अपने ध्यान में आ रही थी, मगर अगले ही लम्हे इसके कदम रुक गए। क्लब के बीचों बीच एक मेज पर नीम तारीकी में रईस बैठा था, स्याह शर्ट के बटन खुले, हाथ में ड्रिंक का ग्लास और चेहरे पर खामोशी। धुएं के दरमियान जब मीनार की नजरें इस पर पड़ी तो वक्त जैसे थम गया। सिर्फ एक लम्हा, मगर जैसे इस लम्हे में पूरी जंग सिमट आई थी। रईस ने ग्लास जरा ऊपर उठाया, निगाहों में एक शोक मुस्कुराहट लिए। इसे देखकर मीनार पहले ठिठकी, फिर हौले से मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कुराहट जो जहर में भी शक्कर घोल दे। फिर इसने जानबूझकर चेहरा हल्का सा मोड़ा और रईस को अपनी आंखों से देखने दिया। वही हेजल रंग, वही नर्म चमक, वही फजर की आंखें। रईस भी ठिठक चुका था। दिल ने एक पल को धड़कना भूल दिया था। ये फजर थी या मीनार, फर्क मिट चुका था। वो आज फजर के रूप में थी। वही सिल्की भूरे बाल जो अब सुनहरी रोशनी में काले दिख रहे थे, वैसा ही ऊनी ब्लाउज और वैसी ही लंबी खुली स्कर्ट जो हल्के झोंके के साथ जंबिश खा रही थी। ये पहचान तो फजर की थी, और गले में झिलमिलाती सुनहरी मकड़ी वो फजर बनकर खेलने आई थी। रईस का दिल पसलियां तोड़कर बाहर आने को बेताब था, मगर चेहरा जामित रहा। मीनार ने एक नज़र इसे देखा, फिर इसे अपने साथ खड़े आदमी को इशारा किया। वो शख्स फौरन सर हिलाकर पलटा और लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। जबकि वो कदम आगे बढ़ाती रईस के करीब आई, हर कदम पर इसकी हील का क्लब के फर्श पर लगने वाला टक टक रईस के दिल की रफ्तार के साथ हम आहंग होता गया। जब वो मेज के करीब पहुंची, रोशनी ने दोनों को एक ही फ्रेम में कैद कर लिया था। रईस ने ग्लास आहिस्ता से मेज पर रखा। मीनार या फजर? लबों से फिसला। मीनार ने लम्हे भर को नजरें उठाई, फिर धीरे से कहा, शायद तुम भूल गए हो रईस, मकड़ियां शक्लें बदलने में देर नहीं लगाती। दोनों की नजरें एक पल को टकराईं और फिर जैसे सब साकित हो गया। लिफ्ट डेक 1 की तरफ जाती थी। हैट पहनने वो आदमी लिफ्ट में दाखिल हुआ। धीमी सी बीप के साथ दरवाजे बंद हुए। लिफ्ट के आईने में इसके चेहरे का अक्स पड़ा, आंखों में हल्की सी बेचैनी, जैसे कोई जल्दी हो। दरवाजे खुले, सामने लंबा हॉल और आखिर में खड़े सिक्योरिटी के 2 बंदे। वो आदमी चलने ही वाला था कि दाएं जानिब के साए ने जंबिश ली। काली शर्ट पहने, ऊपर चढ़ती आस्तीनें और चेहरे पर वही खामोशी यकीन लिए। इस साए ने एक पल में कदम बढ़ाया, पहले गर्दन, फिर ज़रब लगाई और फिर एक जोरदार घूंसा। वो आदमी जमीन पर गिरा, एक धीमी कराह पे, और फिर खामोशी छा गई। इसके साए ने तेजी से इर्द गिर्द देखा। ये जगह वैसी ही थी जैसे मीसम ने बताई थी। कोई कैमरा नहीं, कोई गवाह नहीं। ये क्लब इसके हिस्से का फायदा था, जहाँ सिर्फ ताकतवर आते थे, कानून नहीं। वो तेजी से इसे घसीटकर करीब के रेस्ट रूम में ले गया था। वो दरवाजा अंदर से बंद किया। वह आईने के सामने इसके कपड़े, कोट, मास्क और हैट उतार कर खुद पहने। चंद लम्हों बाद वही आईना एक नए शख्स को दिखा रहा था, विलियम, जो अब मीनार का आदमी बन चुका था। इसने अपने कान में ईयरबड ठीक किया। तुम लोकेशन पर हो? मीसम की आवाज़ गूंजी, परेशानी और तरतीब दोनों एक साथ। हाँ, इसने हल्की सांस लेते कहा। सब पहुंच गए हैं, हम अभी प्लान के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं। हमारे पास वक्त कम है, अभी रेवन के लोग डेक 1 पर हैं। डील शुरू होने में 10 मिनट बाकी हैं। इसने घड़ी देखी, फिर आईने में अपनी आंखों में देखा। दरवाज़ा खोला, लिफ्ट के दूसरी सिमत वाले दरवाजे से बाहर निकला।
जहाँ नीचे पार्किंग एरिया में फजर गाड़ी में बैठी इसका इंतजार कर रही थी। सीढ़ियों पर कदमों की आवाज़ गूंज गई थी। एयरबड में मीसम की आवाज़ एक बार फिर उभरी, तुम्हारे पास वक्त कम है वली, अगर मीनार को शक हो गया तो सब खत्म हो जाएगा। अनकबूत के जाल में शिकार ही नहीं शिकारी भी फंसते हैं। फिर वो रात की सर्द हवा में निकल गया, जहाँ समंदर का शोर, शहर का शोर और फैशन शो की मौसीकी सब एक दूसरे में घुल गए थे। क्लब का दरवाज़ा धीरे से बंद हुआ। अंदर नीम अंधेरे में नीली और सुनहरी रोशनी झिलमिल कर रही थी। सैक्सोफोन की धीमी धुन, हंसियों की आवाज़ें और गिलासों की टक्कर, और हर मेज़ पर चलता हुआ जैसे गुनाहों की चाल। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मीनार ने अपना सुनहरी वॉलेट मेज़ पर रखा और नर्म मगर चुपती आवाज़ में पूछा, बादशाह साहब, अपना फैशन शो छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हैं? इसके लहजे में तेज़ तंज और एक माजी की हल्की चोट चुभी थी। रईस ने नज़र हटाई और मानूस अंदाज में जवाब दिया, मैं बादशाह नहीं, मैं बदी का बादशाह हूँ। इसने ग्लास में बाकी ड्रिंक घुमाते कहा, ऐसी अंधेरी दुनिया में मुझे अक्सर पाया जाता है। मीनार ने सर को हल्का सा एक तरफ झुकाया और लबों पर आधी मुस्कुराहट खींचते बोली, तुम कहोगे और मैं मान लूंगी? जानता हूँ तुम नहीं मानोगी। इसने धीरे से ग्लास मेज पर रखते कहा, मैं तुम्हें यकीन दिलाने की जतन भी नहीं करूंगा। दोनों के दरमियान एक खामोशी का लंबा वक्फा आया। धुआं फिजा में खुल गया और रोशनियों के रंग इनके चेहरों पर बिखर गए। मीनार की नजरें रईस पर ठहर रही थी। स्याह शर्ट, चमकते कफ और इसकी आंखों की वो गहराई जो कभी भी किसी के भी दिल में उतर जाती थी। वो चाहकर भी इसकी निगाह नहीं हटा पाई थी। कभी रोशनी में भी देखा है खुद को? रईस के होंठों पर मध्यम सा तबस्सुम उभरा। रोशनी में देखने वाले अक्सर अंधे हो जाते हैं और मैं देखना छोड़ चुका हूँ। उस रात के बाद से उसने माजी की जानिब इशारा किया। मीनार लम्हे भर को रुकी। इसकी आंखों में एक पुराना सा दर्द लर्जा, मगर फौरन बुझ गया। इसलिए तुम हार जाओगे और शायद इसलिए तुम मुझे मार नहीं पाओगे। ग्लास उठाकर एक घूंट भरा। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे जैसे दो आईने आमने सामने आ गई हों और रोशनी के बीच से धुंध रह गई हो। क्लब के अकबी दरवाजे पर पार्किंग एरिया, हवा में नमक और तेल की खुशबू थी। दूर समंदर के शोर के साथ फैशन शो की मौसीकी हल्की सुनाई दे रही थी। गाड़ी के अंदर फजर साकत बैठी थी, स्याह ऑफ शोल्डर्स ड्रेस जिसकी नाजुक कमर पर सुनहरी बेल्ट मिला रही थी। घुंघराले स्याह बाल इसके कंधों पर बिखरे हुए थे। आंखों पर गहरा स्मोकी मेकअप और होंठों पर गहरी चमक, और वो वाकई मीनार लग रही थी, बल्कि शायद इससे भी ज्यादा मीनार। दरवाज़ा खुला, वली अंदर आया। इसकी सांस तेज थी मगर चेहरा पुरयकीन। इसने अपना मास्क उतारा, पसीने की बूंदें माथे पर चमकी। रास्ता क्लियर है, वो तेजी से बोला, लेकिन टाइम बहुत कम है। बिग बी मीनार को ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाएंगे। फजर ने नजरें इस पर उठाई, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ, मगर आंखों में तशवीश थी। इसने कंधों पर पड़ा कोट उतारा और गहरी सांस लेते हुए बोली, हम चलते हैं फिर। वली ने आगे बढ़कर इसका हाथ थामा, तुम ये कर लोगी ना? आवाज़ में एक नरमी थी जो किसी सिपाही के लहजे में कम ही आती है। फजर ने इसका हाथ मजबूती से थामा, सांस गहरी ली और इस बात में सर हिलाया, जितनी तैयारी हम कर चुके हैं मुझे उम्मीद है मैं कर लूँगी। घबराना मत, मैं साथ हूँ। वो लम्हा लम्हा देख रहा था, एक जो इसकी ज़िंदगी थी फजर, और एक जो मौत के खेल में उतरी हुई थी मीनार। इस पल इसने जैकेट की जेब से फ़ोन निकाला, वही मोबाइल जिसे वो बेहोश किया गए आदमी से लेकर आया था। इसने इस पर तेज़ी से कुछ टाइप किया और सेंड का बटन दबा दिया और फिर मोबाइल बंद करके जेब में डाल दिया। फजर ने गहरी सांस ली, चेहरे पर खुद एतमादी की झलक। वो जानती थी वापसी का रास्ता नहीं। दोनों ने दरवाजे खोले, ठंडी हवा अंदर आई, दूर समंदर की लहर टूटी और वह दोनों गाड़ी से निकलकर पिछले दरवाजे से टेक डाउन की जानिब बढ़ गए, जबकि अंदर डेक के निचले हिस्से में धीमे सुर बिखरता म्यूजिक फिजा में घुल रहा था। क्लब की लाइट्स मध्यम और नीम रोशन थी, जैसे अंधेरे ने रोशनी से कोई मुआहदा कर रखा हो कि ज़्यादा न चमके। क्रिस्टल के फानूसों से झिलमिल करती जर्द रोशनी बार के शीशों पर पड़कर एक ख्वाबिदा सा मंजर तख्लीक कर रही थी। हर मेज़ पर जॉय की चिप्स, सुनहरी सिक्के और सिगार का धुआं एक साथ नाच रहे थे। वो दोनों अब ऊंची गोल मेज के गिर्द ऊंचे स्टूल पर बैठे थे। मीनार के फ़ोन में अचानक हल्की सी वाइब्रेशन हुई। इसने वॉलेट खोला, मोबाइल निकाला। स्क्रीन पर कोड वर्ड्स में एक पैगाम जगमगा रहा था, रेवन ग्रुप अभी तक नहीं आया, कुछ गड़बड़ लग रही है, अंदर ही रहें। मीनार की भवें हल्की सी सुखड़ी, मगर इसने शुबा तक नहीं होने दिया। फ़ोन वापस वॉलेट में डाला, गहरी सांस ली, जैसे इसके अंदर कई मंसूबे पल भर में नए सिरे से तरतीब पा गए हों। फिर इसने हल्की मुस्कुराहट के साथ रईस को देखा। तो फिर एक जाम दुश्मनी के नाम? रईस ने सर हिलाया। दुश्मनी के नाम?
वो कुर्सी से उठा। मैं दुश्मनी बहुत अच्छी निभाता हूँ, तुम जानती हो। इसके कदम आहिस्ता आहिस्ता मीनार के करीब आए और कभी कभी दुश्मनी खत्म करने के लिए एक लम्हा चाहिए होता है। इसने हाथ बढ़ाया, वो भी मीनार की जानिब जो कि एक अदा से बैठी थी। दाएं जानिब कुछ फासले पर फ्लोर पर चंद जोड़े हाथों में हाथ लिए एक दूसरे के संग झूल रहे थे। मैं आए। मीनार चंद लम्हे इसे देखती रही। इसकी आंखों में एक तेजी सी मुस्कुराहट थी। वो जानती थी ये खेल था, लफ्ज़ों का एतमाद और ख़तरे का, लेकिन वो भी मीनार थी जिसके लिए खेल ही जिंदगी था। एक रक्स हो जाए, रईस ने हौले से कहा। अपनी मौत के साथ झूलना चाहते हो? करना क्या चाहते हो? वाइब्रो उठाकर बोली। रईस की आंखों में चमक उभरी। जो बन पाया वो करूंगा। म्यूजिक बदला। मध्यम सांसों के बीच एक स्लो बीट उभरी। रईस ने हाथ आगे बढ़ाए रखा और एक पल के तजब बजब के बाद मीनार ने अपना हाथ इसके हाथ के साथ रख दिया। इस लम्हे दोनों की आंखों में यादों के पुराने अक्स लहरा गए। धुएं, साज और रोशनी के बीच वो दोनों एक दूसरे के करीब आए, जैसे दुश्मनी के पर्दे के पीछे एक गहरा सकूत हो जो कभी इनका ही मोहब्बत कहलाता था। मीनार भवें सुकेड़े से देख रही थी और ऐन इसी पल रईस ने एक झटके से इसे अपनी जानिब खींच लिया। और इसी लम्हे डेक 1 पर एक कमरे के दरवाजे खुले। फजर मीनार के हुलीस में बाहर निकली। सामने रेवन के लोग जमा थे। हवा में समंदर की खनकी थी, मगर अंदर एक अजीब सा तनाव घुल चुका था। डेक 1 का ये हॉल स्याह और सुनहरी रोशनियों में नहाया हुआ था। हर मेज़ पर खुफिया ताकतों के नुमाइंदे बैठे थे। हर एक का अंदाज बादशाहों जैसा था, मगर चेहरे पर मास्कों के पीछे छुपे हुए थे। मरकजी मेज़ पर रेवन ग्रुप के सरबराह क्रॉस एवरल बैठा था। 50 के लगभग उम्र, चांदी जैसे बाल और आंखों में वही सिफाक एतमाद जो मीनार की आंखों में चमकता था। इसके पीछे 2 मुहाफिज और सामने मीनार बैठी थी। स्याह ऑफ शोल्डर लिबास, सुनहरी मकड़ी गले में और चेहरे पर वही बेनियाजी जो ताकत के आदी लोगों में होती है। जबकि वली इसके पीछे खड़ा था। स्याह को चेहरे पर मास्क, मगर आंखों में मुसलसल चौकसी लिए। एक जरा सी गलती और वो लोग मौत के मुंह में पहुंच जाते। क्रॉस ने सिगार जलाया। इसकी आवाज़ धीमी मगर काटदार थी। हमने सुना था मलका कभी दुश्मन से हाथ नहीं मिलाती। फजर ने अपने ग्लास के किनारे पर उंगली फेरते हुए जवाब दिया। कभी कभी दुश्मन से हाथ मिलाने के लिए पहले खून बहाना पड़ता है। एक लम्हे को वो रुकी, फिर नजर उठाई। और तुम जानते हो मैं खून से नहीं डरती। क्रॉस की हंसी उभरी। तुम्हारे बारे में कहा जाता है कि तुम्हारे दिल में बर्फ है। फजर ने चमकती मुस्कुराहट लिए इसे देखा। अंदाज होशरुबा था। बर्फ पिघले तो पानी बनता है और पानी में डूबने वाले ज्यादा तेजी से मरते हैं। एक लम्हे को दोनों के दरमियान अजीब सा सकूत छा गया। वली ने सर झुकाकर घड़ी देखी। 8:45 हो चुके थे। सब कुछ ठीक जा रहा था, मंसूबे के ऐन मुताबिक। डेक 0 क्लब। धीमी मौसीकी बह रही थी। मीनार रईस के बाजुओं में थी। रोशनी इन दोनों के गिर्द गोल दायरे की तरह पड़ रही थी। इसके हाथ रईस के कंधे पर, रईस की उंगलियां इसकी कमर पर, और वो आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के संग कदम उठा रहे थे। इतनी मुकम्मल जोड़ी। वहां बैठे कई जोड़े इन्हें देखकर चौंके। मीनार के चेहरे पर पुरानी मुस्कुराहट थी, मगर इसकी आंखें खाली लग रही थीं। रईस ने सर झुकाया, इसके कान के करीब कहा, तुम्हारी आंखें खाली क्यों हैं? मीनार हौले से मुस्कुराए। एक होशरुबा मुस्कुराहट, हेजल आंखें चमक उठी। जब मैं किसी की मौत लिखती हूँ तो कुछ पल अफसोस के होते हैं। ये पल वही है। इसने रईस के चेहरे पर नजरें जमाई, इसके मजबूत कंधे पर हाथ की गिरफ्त बढ़ाई। वो इसके जवाब पर हौले से हंस दिया। मेरी मौत के लिए तुमने सालों इंतजार क्यों किया? इसने एक कदम पीछे हटाया और हाथ मीनार के सर से गुजारते हुए इसे हौले से घुमाया। गोल दायरे में इसकी स्कर्ट घूम गई। क्योंकि मैं लोगों का जवाल इनके अरूज पर लिखती हूँ। अगले लम्हे वो इसके करीब आ चुकी थी। इसका हाथ रईस की धड़कन के मकाम पर टिक गया। रईस का दिल ठहर कर धड़का। लेकिन तुम्हारी आंखें तो कुछ और कहती हैं। वो फिर से इसकी जानिब झुका। मेरी आंखों पर मत जाना, ये तुम्हें वो दिखाएंगी जो तुम देखना चाहते हो। एक लम्हे जो खामोशी छा गई। पसे पुष्ट में सांस की बीट बदली और क्लब की रोशनी थोड़ी सी मध्यम हो गई। वो दोनों एक दूसरे के करीब थे और एक दूसरे से उठती कीमती महक एक दूसरे की धड़कन की बोझल कर रही थी। डेक 1 मीटिंग हॉल। तो मेरा माल कहाँ है? किस जजीरे पर मलका? वो रुका। वैसे तुम्हारा असल नाम क्या है? नाम जान लेना काफी नहीं होता क्रॉस। बाज नाम जहर होते हैं। क्रॉस हंसा। जहर भी कभी कभी दवाई बन जाता है।
फजर के होंठों पर तंजिया लकीर खिंच गई। मैं दवाई नहीं देती, सिर्फ असर रखती हूँ। मीनार जैसा जहरीला लहजा। फिजा में एक अनजानी खनक फैल गई। क्रॉस की टीम आगे बढ़ी। चलिए, फिर डील वहीं होगी जहां हमारा सामान है। फजर ने एक नज़र इसके पीछे खड़ी टीम को देखा और सर हिलाया। वो लोग मंजिल के करीब पहुंच चुके थे, बस कुछ देर और। कुछ देर बाद चांद की मध्यम रोशनी में चंद गाड़ियां डेक के किनारे से आगे बढ़ गईं। गाड़ियां नमकीन हवा में बल खाती साहिल की तरफ जा रही थी। फजर की गाड़ी सबसे आगे थी। बाईं तरफ वली बैठा, पीछे दो नकाबपोश मुहाफिज जो सियाह जैकेटों और मास्कों में एक जैसे लग रहे थे। मीनार के साए जो आगे बैठी फजर को अपनी मलका समझ रहे थे। दूर रोशनियों की एक पट्टी उभरी, वही जगह जहां गाड़ियां रुकने वाली थी। रेत में पहियों के निशानात, हल्की हवा के और समंदर के बिखरी हुई सांसें छा गईं। ये वो मकाम था जहां मीनार और रेवन ग्रुप की पुरानी दुश्मनी आज एक डील के पर्दे में निपटने वाली थी। वहां 3 गाड़ियां पहले खड़ी थी मीनार, बाकी पूरी टीम यहां मौजूद थी। डेक में इसके साथ सिर्फ एक आदमी गया था जो अब तक बेहोश था। बाकी इसकी पूरी टीम यहाँ थी। वो अपने वक्त पर वहां पहुंच चुके थे। कहीं कोई गड़बड़ नहीं हुई थी, लेकिन खतरा सर पर मंडला रहा था क्योंकि मीनार का फ़ोन इसी के पास था। अगर किसी लम्हे वो किसी भी आदमी को फ़ोन कर लेती तो खेल यहीं ख़त्म हो जाता, लेकिन सच शुक्र इसे रईस ने थाम रखा था। गाड़ियों में से एक की डिक्की खोली गई। फजर ने उंगली के इशारे से कहा, ये रहा तुम्हारा माल, देख लो। क्रॉस आहिस्ता से आगे बढ़ा। एक बॉक्स खोला, अंदर सफ़ेद पाउडर के पैकेट्स तरतीब से रखे थे। इसने उंगली से छुआ, हल्की सी फूंक मारी। साफ है, वो मध्यम आवाज में बोला। मेरा जर्रा भी मिलावट बर्दाश्त नहीं करता क्रॉस। वो एक अदा से आगे बढ़ी। क्रॉस मुस्कुराया, मगर तुम्हारी कीमत भी साफ नहीं लगती। कीमत कभी साफ नहीं होती, फजर ने कहा, बस अदा करनी पड़ती है। वो खुद मजीद संजीदा और पुरस्कार बनाते हुए बोली, हम भी वही देने आए हैं। क्रॉस के आदमी ने अपना एक बक्सा खोला। अंदर नोटों की गड्डियां थी जो रात की रोशनी में चमक रही थीं। वली ने एयरबड में हल्की से जंबिश हुई। तुम्हें यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, यहाँ से जल्दी निकलो, टीम पहुँच चुकी है। जैसे ही क्रॉस के आदमियों ने बक्से मीनार के आदमियों की तरफ बढ़ाए, हवा अचानक किसी चीते की तरह फट पड़ी। एक तेज फायर हुआ। गोली सीधी क्रॉस के कंधे में लगी। डाउन डाउन कोई चीखा। फिजा में शोर मच गया, रेत उड़ने लगी। गोलियों की आवाज़ों ने समंदर की खामोशी चीर दी। क्रॉस झुक चुका था। इसने खून से लथपथ हाथ फजर की तरफ उठाया। तुमने हमें धोखा दिया। फजर ने कंधे उचकाए। मैं दुश्मनों से हाथ नहीं मिलाती। इसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट उभरी। इसका काम पूरा हो चुका था। तबाही का बदला तबाही। मगर इससे पहले कि वो कुछ और कहती, चारों तरफ अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो चुकी थी। हमें यहाँ से निकलना होगा। वली ने इसका बाजू थामा। चलो, पीछे गाड़ी है। वो दोनों रेत में बचते बचाते हुए गाड़ी की तरफ लपके। गोलियां इनके आसपास रेत उड़ा रही थी। मीनार की टीम इसे बचाने की कोशिश कर रही थी। वो इसके बाद दायरा बनाए इसे बचाकर निकालने की कोशिश में थे। सब एम जैसे हुलिये में थे। सबके चेहरे छुपे हुए थे। इस भगदड़ में फजर उलझ गई। इसने भागते हुए वली का हाथ थाम लिया था और फिर अचानक इसने फजर को गाड़ी के पीछे धक्का दिया। झुक जाओ। वो अगले ही लम्हे यके बाद दीगरे 3 गोलियां इसके सीने में पेवस्त हो गई। वो एक झटके से पीछे हटा, सांसें खींचने लगा, फिर जमीन पर गिर गया। गोलियों की आवाज़ों के बीच फजर ने यह मंजर देखा और फिर इसकी आंखें फट पड़ी। नहीं वली, इसकी चीख हवा में घुल गई। वो जैसे अपनी जगह जम चुकी थी। इसकी आंखों में दुनिया जैसे रुक गई थी। गोलियां अब भी चल रही थी। रेत में चिंगारियां उठ रही थी, मगर इसके लिए सब कुछ खामोश हो चुका था। इसके चेहरे पर नाकाबिले बयां सदमा था। हाथों के साथ साथ होंठ भी कपकपाए। वली, वो फिर से बड़बड़ाई। हिम्मत इतनी भी नहीं थी कि कदम बढ़ाकर रेत पर बेजान पड़े शख्स तक पहुंच पाती। देखते ही देखते इसकी रंगत सफ़ेद पड़ गई और इन आंखों के सामने मंजर धुंधला गया। रेवन ग्रुप भाग रहा था। फायरिंग अब भी जारी थी। ये रईस सिक्योरिटी के ट्रेनिंग लोग थे जो वली की क़यादत में आए थे। मगर वो शख्स, फजर ने एक कदम आगे बढ़ाया। इससे पहले कि वो गाड़ी की ओट से निकलती, कोई पीछे से आया, एक साए की तरह, और बर्क रफ्तारी से इसके मुंह पर हाथ रखकर इसे पीछे खींचा। इसकी भराने वाली चीख गले में ही दब कर रह गई। क्लब की फिजा में सैक्सोफोन की धुन और धुएं का राज था। मीनार की आंखों में बेचैनी एक ही हल्की सी लहर उभरी। इसका आदमी, जिसे इसने रेवन ग्रुप का पता करने डेक 1 भेजा था, अभी तक वापस नहीं आया था। वक्त तेजी से गुजर रहा था। वो यहाँ से जाना चाहती थी, मगर इसके सामने नहीं। रईस इसे थामे हुए था। वो नहीं चाहती थी कि रईस को पता चले। इसका यहाँ होना महज इत्तेफाक नहीं हो सकता था।
मीनार के जहन में खतरे की घंटी बज चुकी थी। कोई तो गड़बड़ थी, लेकिन इसे अपनी टीम पर भरोसा था। जब तक इसका कोई इशारा नहीं मिलता वो यहाँ से हिलना नहीं चाहती थी। किसी का इंतजार कर रही हो? रईस की आवाज़ ने इसके ख्यालात का तसलसल तोड़ा। या किसी से भाग रही हो? वो इसके चेहरे पर नजरें जमाए बोला। ये चेहरा हूबहू फजर जैसा था, मगर इसके चेहरे पर पुख्तगी थी। मीनार के लबों पर वही जहरीली मुस्कुराहट उभरी। भागना शिकार का काम है। मैं शिकारी हूँ और तुम समझती हो कि आज रात मैं तुम्हारा शिकार हूँ? इसे हल्का सा लहराते रईस ने पूछा। तुम हमेशा से थे। वो इसके कंधे से हाथ हटाते बोली। वो नामहसूस अंदाज में वहां से जाना चाहती थी। इतनी जल्दी क्या है? रात अभी बाकी है और हमारे पास बरसों की बातें हैं। वो शौक नजरों से इसे देखते हुए बोला, जबकि वो जब्त किए इसकी गिरफ्त में खड़ी रही। मुझे यकीन नहीं होता मीनार, इसने आहिस्तगी से कहा। इतना बड़ा सेटअप, ये सारी मेहनत, क्या ये सब सिर्फ मुझे मारने के लिए है? एक आदमी के लिए इतनी नफरत? इसके लहजे में सालों की एक तरफा मोहब्बत की तलखी थी। मीनार एक लम्हे को ठटकी। इस लम्हे मौसीकी बदली एक सुस्त मधुर टैंगो की धुन उभरी। वो पहले इसे खींचकर डांस फ्लोर के एक तारीख कोने में ले आया। ये वही हिस्सा था जहाँ रईस इसे जानबूझकर लाया था। यहाँ से ना तो मरकजी दरवाज़ा नजर आता था, ना ही लिफ्ट या सीढ़ियाँ। अगर फजर के सामने से भी गुजर जाती मीनार इसे न देख पाती। वो इसकी बाहों में थी। एक ऐसा रक्स जो मोहब्बत का नहीं, जंग का था। मोहब्बत से मत लड़ो। इसने मीनार की जानिब झुकते हुए दिलकश अंदाज में सरगोशी की। हार जाओगी। इसकी सांसें मीनार की गर्दन को छू गईं, जबकि वो इसके सीने पर हाथ रखे इसकी आंखों में देखते हुए हंसी। वो हंसी ठंडी और बेरहम थी। हारना? इसने लफ्ज़ को चबाते हुए कहा। तुम्हें वाकई लगता है कि मैं हारना जानती हूँ? वो रक्स करते हुए इससे ज़रा सा पीछे हटी। तुम कुछ देखना चाहोगे रईस? इसकी आवाज़ अब एक सरगोशी थी। इसने रईस की थोड़ी पर नजरें जमाए कहा और फिर अदा से पीछे हुई। रईस इसे देखता रहा। न्यू लाइट्स के बीच में मीनार ने अपना दायां हाथ इसके बाएं हाथ की कलाई पर रखा। रईस इसे देख रहा था और अगले ही लम्हे वो साकत रह गया। क्लिक, एक धीमी मिकान की आवाज़ आई। मीनार अपने दाएं हाथ से बायां हाथ उखाड़ चुकी थी। वो हाथ जो कलाई से नीचे तक था अब इसके दाएं हाथ में था, एक मसनूई हूबहू असली दिखने वाला हाथ। इसका बायां बाजू अब भी सिर्फ कलाई तक था। रईस के चेहरे का रंग उड़ गया। इसका दिल जैसे धड़कना भूल गया था। मीनार ने रईस के उड़ते हुए रंगों को देखा और अगले ही पल वो मुस्कुराती हुई इसकी जानिब बढ़ी। इसने अपना दायां हाथ और अपने बाएं हाथ बाजू का आहनी सरा इसके कंधों पर जमा दिया। तुम्हें लगता है कि मैंने हारना सीखा होगा? इसकी आवाज़ में अब सदियों का जहर था। मैं अफगानिस्तान में थी तुम्हारी वजह से, इसने कहना शुरू किया, जबकि आंखें रईस के चेहरे पर गड़ी थीं। जब मुझे एक ऐसे कमरे में बंद किया गया था जहां मुर्दा लोग थे, सड़े हुए जिस्म। रईस के हाथ पहलू में गिरे रहे। वो सांस लेना भूल चुका था। तुम जानते हो इनके मुर्दा जिस्मों में कीड़े रेंग रहे थे। तुम्हें एहसास है मुर्दों के साथ रहना कैसा होता है? मीनार की आवाज़ कांप नहीं रही थी। वो पत्थर की तरह सख्त थी। मैं जख्मी थी। मेरा बायां हाथ एक जंजीर से बंधा हुआ था। इसने अपने कटे हुए बाजू से इसके कंधे पर दबाव डाला। मेरे पास भागने का कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके मैं अपना हाथ काट लेती। रईस की समात साएं साएं कर रही थी। मैं कई दिन वहाँ कैदी रही। मेरे पास दो ऑप्शंस थे। इसकी आवाज़ अब किसी नोकीले खंजर की तरह चुभ रही थी। मैं वहीं मर जाती या जिस्म का एक हिस्सा मार कर बच जाती। इसकी आंखों में एक वहशी चमक उभरी। मैंने वहाँ पड़ा जंग आलूद लोहे का एक टुकड़ा उठाया और घंटों तक अपनी हड्डी और गोश्त को रगड़ती रही जब तक ये अलग नहीं हो गया। रईस की आंखों में नाकाबिले यकीन दहशत थी। मीनार इसके करीब झुकी। इसके चेहरों पर एक दरमियानी चंद इंच का फासला रखा। अब शायद तुम्हें मेरी नफरत का अंदाज़ा हो जाए रईस औरंगजेब। इसकी आवाज़ क्लब के शोर में एक धमाके की तरह गूंजी। तुमने मुझे किस अंधेरी दुनिया में धकेला था, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है। और मैं इस जहन्नुम से भी गहरी कब्र से रेंग रेंग कर निकल आई हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। वो पीछे हटी, अपना मसनूई हाथ उठाया और इसे वापस अपने बाजू पर नस्ब कर लिया। क्लिक। और अब इसने अपनी आस्तीन ठीक करते हुए कहा, मेरा इंतज़ार ख़त्म होने को है। वो दिलकशी से मुस्कुराती। उमाड़ा का साहिल फैशन गाला की चमकती रोशनी में नहाया हुआ था। दिसंबर की यखनी में माहौल पुरजोश था। फैशन शो अपने अरूज पर था। एक ऐसा लम्हा जिसका इंतज़ार इस शाम के हर मेहमान को था। अनाउंसर मुराद की आवाज़ माइक पर गूंजी, जिसमें पेशावराना जोश के साथ एक मख्फी मुस्कुराहट शामिल थी। ख़वातीनो हज़रात, अब वो लम्हा जिसके लिए हम सब बेताब थे। क्वीन गाला का इख्तिताम एक ऐसा शाहकार जो डिज़ाइन और सस्पेंस का इम्तिजाज है। म्यूज़िक ने अचानक एक ड्रामाई मोड़ लिया।
हल्का सुस्त मगर दिल को जकड़ लेने वाला टेंगो अब एक तेज धमकी आमेज इलेक्ट्रॉनिक बीट में बदल चुका था। स्टेज की तमाम तेज रोशनियां मध्यम पड़ गई और सिर्फ मरकजी नीला रंग उभरा जो किसी खुफिया मिशन की फिजा पैदा कर रहा था। साहिल की रेत पर बनाए गए रनवे के आखिरी सिरे से धुएं के बादल छटे और फिर वो नमूदार हुई। मॉडल का हर कदम एक शाहकार था। इसके चेहरे पर सर्द मुजम्मन तासरात थे, जैसे कोई पत्थर का मुजस्मा हरकत में आ गया हो। लेकिन सबकी नजरें इसके लिबास पर थीं। शैडो क्वीन ये सिर्फ एक लिबास नहीं, फजर का सिग्नेचर शाहकार था। अनकबूत की थीम का अरूज, कॉस्ट्यूम का बुनियादी ढांचा स्याह और गहरे सुरमई रेशम के जालों से बना हुआ। इस लिबास पर मकड़ी के जाले जैसी बुंद थी जो बारीक सफ़ेद के क्रिस्टल से सजी थी। यूं लग रहा था जैसे शबनम के कतरे स्याह रेशम पर जम गए हों। कंधों और गर्दन के गिर्द ऊंचे ड्रामाई कॉलर थे जो किसी मलका की हैबत जाहिर करते थे। लेकिन सबसे नुमाया चीज़ वो थी जो मॉडल ने अपने सर पर सजा रखी थी। हैट, एक चौड़ी किनारे वाली ऊंची स्याह फ्लैट की हैट जिस पर कोई आम या सजावट नहीं थी, बल्कि चांदी के रंग की एक बड़ी खौफनाक मकड़ी बनाई गई थी जिसके 8 पाँव मकड़ी के जाले की तरह हैट के किनारे से नीचे लटक रहे थे। इसके जाले का कुछ हिस्सा चेहरे के मास्क का काम कर रहा था जो मॉडल की आंखों को छुपा रहा था। जब मॉडल का आखिरी पॉइंट पर पहुंची, इसने धीमा मगर जानलेवा चक्कर लिया। मरकजी नीली रोशनी जब सफ़ेद क्रिस्टल के जाले पर पड़ी तो वह हजारों चमकती आंखों का वहम पैदा करने लगा, ऐसे जैसे मकड़ी का जाल खुद जिंदा होकर चमक रहा हो। मॉडल के कदमों की ठक ठक मौसीकी की बीट पर एक सेकंड के लिए रुकी। वो लम्हा साकत था। साहिल की हवा इसके लंबे चमकदार लिबास को छूकर सरसरा रही थी। मुराद की आवाज़ धीमी हुई, एक गहरी वार्निंग की तरह थी। अनकबूत का जाल बिछ चुका है और आज रात क्वीन की हुक्मरानी होगी। होटिंग का एक दीवाना शोर बुलंद हुआ जैसे अवाम को ये खौफनाक खूबसूरती पसंद आई हो। एक मजबूत बाजू ने फजर की कमर को जकड़ रखा था जबकि दूसरा हाथ इसके मुंह पर था। इसकी उभरने वाली चीख गले में धी दब गई थी। वो तड़प उठी। एक पल वो दुश्मन के हाथ लग गई थी और वली वो सोच भी नहीं पा रही थी। इसने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, इसके हाथ पर काटने की कोशिश की, इसके बाजू में मचलती रही। इसकी आंखों से आंसुओं की लड़ी बह निकली। इस शख्स ने इसे खींचकर 2 बड़ी गाड़ियों के दरमियान घने अंधेरे में गिरा लिया। वह भी चीखना चाहती थी, तड़प रही थी, मगर इसकी गिरफ्त में बेबस थी। तभी इसके कानों में गोलियों के शोर को चीरते हुए एक सरगोशी टकराई। रिलैक्स फजर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिजा साकत हो गई। ये आवाज़, ये खुशबू, फजर का तड़पता हुआ वजूद एकदम बेजान पड़ गया। इसने जद्दोजहद रोक दी। वली ने आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ इसके मुंह से हटाया। फजर ने पलट कर आंखें फाड़ कर इसे देखा। वो निस्बतन ज़्यादा अंधेरे में थे। वली ने तेज़ी से अपने चेहरे का मास्क नीचे किया। ये वही चेहरा था, वही आंखें जिसके अंधेरे में भी इसके लिए चमक रही थी। वो जिंदा था, वो इसके सामने था। वो कई लम्हे बेयकीनी से इसे देखती रही। इसका दिमाग अभी तक इस मंजर को कबूल नहीं कर पा रहा था जो उसने चंद लम्हे पहले देखा था। और फिर जैसे ही हकीकत ने इसके वजूद में सरायत की, वो तो तड़प कर इससे लिपट गई। ये कोई आम गले मिलना नहीं था, ये मौत के मुंह से वापसी थी। वो खौफ से कांप रही थी। इसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब बह रहा था जो इसके मीनार बनने चेहरे के मेकअप को तबाह कर रहा था। इसके नाखून वली की जैकेट में गड़ गए थे, जैसे वो यकीन करना चाहती हो कि वो वाकई यहाँ था। रिलैक्स, मैं ठीक हूँ। इसने फजर की पीठ मसलते हुए इसके कंधे पर अपने लब रखे। श्श, सब ठीक है। वो इसे रिलैक्स कर रहा था, हालांकि गोलियों की आवाज़ें अभी भी करीब थीं। मैंने देखा, मैंने तुम्हें वो गोलियाँ, इसकी आवाज़ घुट रही थी। वली, मैंने सोचा मैंने तुम्हें खो दिया। वो इसके अलग हुई, इसके चेहरे को अपनी कांपते हाथों में थामा। मैं ये जंग हार जाती, मुझे परवाह नहीं थी। मैं सब कुछ हारने के लिए तैयार थी, मगर तुम्हें नहीं। मैं वो टूटे फूटे अल्फाज में अपनी दहशत बयां कर रही थी। वली ने इसके आंसुओं को अपनी उंगलियों से पोंछा। इसकी आंखों में गहरा सुकून और मोहब्बत थी। फजर, मेरी तरफ देखो। इसने नरमी से इसका चेहरा ऊपर किया। मैंने कहा था ना, दुनिया का कोई शख्स, कोई हादसा हमें अलग नहीं कर सकता। इसने फजर के हाथों को थामते हुए दबाया। वो मीनार का आदमी था जो मेरी पोजीशन पर आ गया था। फट, एक और गोली इनका करीब गाड़ी से आकर टकराई। इसने फौरन फजर को नीचे झुकाया। वक्त कम है, हमें यहाँ से निकलना होगा। मीनार की टीम, बाकी के लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं और अब भी तुम्हें मलका समझ रहे हैं। इसने फजर का हाथ मजबूती से थामा। मेरे पीछे रहना, सर झुकाकर। वो इसे 2 गाड़ियों की ओर से गुजारता रेत पर भागता हुआ अपनी गाड़ी तक लाया जो कुछ फासले पर अंधेरे में छुपी खड़ी थी।
फायरिंग अब भी जारी थी। मीसम की सिक्योरिटी टीम जो हमलावर थे अब रेवन ग्रुप के बाकी माइंदा अफराद को मीनार की टीम को ठिकाने लगा रही थी। वली ने दरवाज़ा खोलकर फजर को अंदर बिठाया, खुद तेज़ी से ड्राइविंग सीट पर बैठा। गाड़ी का इंजन गरज उठा। सारा माल वहीं रह गया था, पैसे भी और ड्रग्स भी। इस गाड़ी पर अब मीसम के लोगों का कब्जा था। इसका काम यहीं तक था। इसने गाड़ी को तेज़ी से रिवर्स किया, रेत उड़ाता हुआ इसे मोड़ा और साहिल से वापस क्वीन डेक की सड़क की तरफ भगा ले गया। फजर अब भी कांप रही थी। इसकी नज़रें बेयकीनी से वली की प्रोफाइल पर जमी थी, जो अब पूरी तवज्जो से ड्राइव कर रहा था। वो बच गए थे, वो जीत गए थे, मगर फजर के लिए जीत सिर्फ इतनी थी कि इसका वली इसके पास था। गोलियों का शोर अब थम रहा था। दूर से पुलिस के सायरन की आवाज़ें हवा में घुलने लगी थी। मीनार के 2 आदमी जो इसकी अफरा तफरी में बचकर एक कंटेनर के पीछे गाड़ी में छुप गए थे, इन्होंने फजर को वली के साथ गाड़ी में बैठते देखा। मलका एक तेज़ी से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलने लगा, लेकिन ये सोच कर कि मलका को मदद की ज़रूरत होगी, दूसरे ने इसे बाजू से पकड़कर सख्ती से पीछे खींचा। वो मलका नहीं है। इसकी आवाज़ में सट सी हकीकत थी। क्या मतलब? जिस तरह इसने इस आदमी को थामा था वो खौफजदा थी। मलका कभी खौफजदा नहीं होती। वो तकरीबन समझ चुका था जो इस वक्त जा रही थी वो इनकी मलका नहीं, कोई बहरूपिया थी। तो फिर मलका कहाँ है? शायद क्वीन डेक, जहाँ हम इन्हें छोड़कर आए थे। इन्होंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और क्वीन डेक की तरफ मोड़ दी। पीछे मीसम की सिक्योरिटी टीम की चंद गोलियां चली, लेकिन वो बच निकले। मीसम की सिक्योरिटी टीमों ने भी वहां से फरार देखा। सायरन करीब आ रहे थे। सारा मॉल वहीं रह गया था और पैसे और ड्रग्स जो अब पुलिस के हाथ लगने वाला था। 5 से 7 मिनट का खेल भी नहीं था, मगर इस खेल में मीनार मिराज काफ़ी कुछ हार चुकी थी। वली का रुख भी क्वीन डेक की तरफ था। फजर अभी तक सदमे से निकल नहीं पाई थी, मगर इसका हाथ थामे वो पुरसकून होने की कोशिश कर रही थी। इन्हें रईस को भी वहां से निकालना था। जबकि क्लब में सैक्सोफोन की धीमी धुन काफ़ी देर से टैंगो की तेज धाप में बदल चुकी थी। रईस मीनार के कटे हुए हाथ की हकीकत जानकर अभी तक सदमे की कैफियत में था। वो लफ्ज़ जो इसने कहे थे, वो जंगालूद लोहा, वो मुर्दा जिस्म, ये सब इसके दिमाग पर हथौड़े की तरह बरस रहे थे। वो इस औरत को देख रहा था जो नफरत की आग में जलकर कुंदन नहीं जहर बन चुकी थी, जबकि मीनार अब इसकी आंखों में तीर थी, दहशत के लुत्फ अंदोज हो रही थी। तुमने मुझे किस अंधेरी दुनिया में, इससे पहले कि मीनार इसे छोड़ती या अपना आखिरी बार करती, कोई और इनके मुकाबले आया। एक जोड़ा रक्स करते जोड़ों के बीच से निकलकर वो इनके सामने आ खड़े हुए। रईस के साथ साथ मीनार भी ठिठक गई। इनके सामने वो खुद खड़ी थी। मिटा सा काजल जो आंसुओं से बह चुका था, स्याह घुंघराले बाल जो अफरा तफरी में बिखर गए थे, और वो वही स्याह ऑफ शोल्डर ड्रेस। वो फजर थी जो इस वक्त इसके रूप में थी। मीनार को चंद मिली सेकेंड लगे थे ये समझने में कि इसके साथ कितना बड़ा खेल खेला गया है। वो क्लब में रुकी रही और ये लड़की मीनार बनकर डील पर चली गई। अब तक सब खत्म हो चुका होगा, मगर वो मीनार थी। वो अपनी बका की जंग लड़ना जानती थी। वो पुरसुकून रही। इसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं उभरा। किसी किस्म का रद्द अमल देकर वो खुद को कमज़ोर दिखाना नहीं चाहती थी। फजर ने वली के कंधे पर हाथ जमाते हुए फातिहाना नज़रों से इसे देखा। इसकी आंखों में वाज़े पैगाम था, नुकसान का बदला नुकसान। इस खेल में इसे मीनार ने घसीटा था और आज इतनी बड़ी शिकस्त से 2-4 करके इसने अपना बदला ले लिया था। रईस ने इन दोनों को देखकर गहरी सांस ली। इसके कंधों से बड़ा सा बोझ हट गया था। इसके मोहरे चाल चल आए थे। टैंगो की मौसीकी बुलंद हुई और 2 जोड़ों को फ्लोर पर इस तरह खड़े देखकर मजीद जोड़े इनके करीब आकर रक्स करने लगे। क्लब का शोर, कहके और मौसीकी इन चारों वजूदों के दरमियान कायम खामोश तूफान को छुपा रहे थे। क्लब के डांस फ्लोर पर रोशनियों के नीलमी और सुनहरी अक्स में 4 वजूद एक खामोश जंग के मरकज़ में खड़े थे। मीनार ने फजर को देखा, फिर वली को, और आखिर में इस शख्स को जिसने इसे यहाँ रोका था, रईस। इसके वजूद में सर्द गुस्से की लहर दौड़ी। इसने रईस की गिरफ्त से निकलने के लिए अपना बाजू मसनूई वाला हाथ झटकना चाहा, मगर रईस ने इसे जाने नहीं दिया था। इसने अपना हाथ जब मीनार के कंधे पर मुजम्मिन था, इसकी कमर पर जमाते इसे अपनी जानिब खींचा। मीनार का वजूद इसके सीने से आ लगा। रईस का बाजू उसकी कमर के गिर्द फौलाद की तरह सख्त हो गया। कहाँ जा रही हो? इसकी आवाज़ मौसीकी के शोर में एक खुटी हुई धार थी। अभी तो खेल शुरू हुआ है। मीनार के चेहरे की वो मलकियत, वो हल्की सी मुस्कुराहट जो उसने रईस को उलझाने के लिए सजा रखी थी, एक लम्हे में ख़त्म हो गई थी। इसकी जगह एक भयानक बर्फीले सर्द पर ने ले ली थी। इसके होंठ खिंच गए और इसने आंखें जो फजर की मशाबहत रखती थी
اب صرف نفرت اگل رہی تھی۔ اس نے مجبوراً رقص میں رئیس کا ساتھ دیا۔ یہ رقص نہیں تھا، یہ طاقت کا مظاہرہ تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم کوئی چھوٹا موٹا کھیل کھیل کر مجھے ہرا دو گی، مینار نے غراتے ہوئے کہا جب رئیس نے اسے ایک تیز چکر سپن دیا۔ کھیل تو تم نے شروع کیا تھا مینار، رئیس نے اسے واپس کھینچتے ہوئے کہا۔ تم نے میری کمزوری کو استعمال کرنے کی کوشش کی۔ اس کی نظریں ایک لمحے کے لیے فجر پر پڑی، مگر تم بھول گئیں، مکڑی کے جال میں اکثر شکاری خود پھنس جاتا ہے۔ وہ دلکشی سے مسکرایا۔ بادشاہ کی مسکراہٹ چند قدموں کے فاصلے پر فجر کا وجود ابھی تک ساحل پر ہوئے واقعے کے خوف کے زیر اثر تھا۔ اگر اسے گولی بھی لگ جاتی تو وہ اسے اتنا نہ ڈرتی جتنا وہ اس منظر سے خوف زدہ ہوئی تھی۔ اس کا مٹا ہوا کاجل اور بکھرے بال اس افراتفری کی گواہی دے رہے تھے جس سے وہ گزری تھی، مگر اس کی نظریں مینار پر جمی تھی۔ ولی نے ایک مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ اس کا ہاتھ فجر کی کمر پر ایک حفاظتی حصار کی طرح تھا اور اس کا چہرہ اس کے بالوں کے قریب تھا۔ وہ اسے صرف رقص نہیں کر رہا تھا، وہ اسے سہارا دے رہا تھا، اسے طاقت دے رہا تھا۔ اسے پرسکون کرنے کا سب سے بہترین طریقہ تھا وہ اس کی پریشانی ایسے ہی زائل کرتا تھا۔ غور سے دیکھو فجر، اس نے فجر کے کان میں سرگوشی کی۔ اس کی گرم سانسیں فجر کی ٹھنڈی پڑتی جلد سے ٹکرائی۔ یہ اس کا انجام کا آغاز ہے جسے تم ڈرتی تھی۔ فجر نے لرزتے ہوئے سانس بھری۔ وہ اتنی آسانی سے ہار نہیں مانے گی، فی الوقت وہ ہار مان چکی ہے، ولی نے مضبوطی سے کہا۔ اس نے رقص کے دوران فجر کو اپنی طرف گھمایا تاکہ اس کی پشت مینار کی طرف ہو جائے۔ اب انہیں مت دیکھو، مجھے دیکھو۔ فجر نے اپنی آنکھیں اس کی آنکھوں میں مرکوز کیں۔ تم نے انہیں ہرایا، اس نے فجر کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں شاد، تم مینار تھیں اور وہ صرف ایک سایہ۔ اپنی جیت کو محسوس کرو فجر، تم نے یہ کر دکھایا۔ وہ اس کی جیت پر خوش تھا۔ دوسری جانب کھڑی مینار کی نظریں فجر اور ولی پر تھیں۔ وہ صرف ایک چہرہ ہے، تم نے اسے میرا چہرہ دیا ہے، اس نے استزائیہ کہا۔ نہیں مینار، رئیس نے اسے رقص سے جھکایا ڈپ اور اسے مجبور کیا کہ وہ صرف اسے دیکھے۔ وہ چہرہ اس کا تھا، تم نے اسے چرایا تھا۔ وہ مسکرایا، ایک سرد فاتحانہ مسکراہٹ۔ تمہاری سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ تم نے اسے کمزور سمجھا۔ تم نے سوچا وہ صرف چارہ ہے، تم بھول گئیں کہ وہ بھی ایک عنکبوت ہے۔ مینار کی گردن کی نسیں واضح ہو گئی۔ ڈپ انداز، وہ اس پر آدھا جھکا ہوا رئیس، منظر اس سے پہلے کبھی مکمل نہیں ہوا تھا۔ وہ ہمیں دیکھ رہی ہے، فجر نے پوچھا۔ دیکھنے دو، ولی نے اس کے کانپتے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے تھاما۔ آج رات کے بعد وہ صرف دیکھ ہی سکیں گی۔ وہ چاروں افراد ڈانس فلور کے مرکز میں تھی، موسیقی اپنے عروج پر تھی۔ رئیس اور مینار کا رقص ایک جنگ تھا، غصہ، نفرت اور ماضی کا ٹکراؤ۔ ولی اور فجر کا رقص ایک عہد تھا، حفاظت، فتح اور مستقبل کا آغاز۔ روشنیوں کی فضا میں سنہری چمک پھیلائی۔ فجر نے سر اٹھایا اور پہلی بار مینار کی آنکھوں میں سیدھا دیکھا۔ اس کی نظریں پرسکون تھی، چہرے پر وہی فاتحانہ خاموشی جیسے ایک عورت نے آخرکار اپنی پرچھائی کو شکست دی ہو۔ مینار کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے وہ مسکراہٹ دیکھی اور اس ایک لمحے میں کلب کے شور، روشنیوں اور موسیقی کے بیچ مینار مراج کو اپنی اصل ہار کا احساس ہوا۔ اس نے اپنی پرچھائی اس کے خلاف تھی۔ اس جنگ میں اس کی سب سے بڑی شکست یہی تھی۔ یکدم ہی ٹینگو کی جارحانہ دھن ایک دھیمی پیانو کی مدھر دھن سلو والٹس میں بدل گئی، اور جوڑوں کی تبدیلی کے بعد اب رئیس کے سامنے فجر کھڑی تھی، مینار کے لباس میں، وہ روپ میں۔ وہ خفیف سا مسکرائی۔ یہ مسکراہٹ مینار کی نہیں تھی، بلکہ فجر کی مخصوص فتح سے بھرپور مسکراہٹ تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ رئیس کی طرف بڑھایا۔ رئیس نے گہری سانس لی، چند لمحے اسے دیکھا، دل نے ایک بوجھل دھڑکن چھوڑ دی، اور پھر اس نے فجر کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ وہ ہاتھ تھا جسے پا کر انسان ساری جنتیں اپنے آس پاس محسوس کر سکتا ہے۔ یہ وہی ہاتھ جو اگر اس کے نصیب میں ہوتا تو جنتیں اس کی ہو جاتی، مگر یہ لمس سرد تھا، یہ اس کے نصیب میں نہیں تھا۔ اس نے دوسرا ہاتھ اپنی کمر پر رکھا، جبکہ اس کے ایک ہاتھ میں فجر کا ہاتھ تھا۔ انہوں نے 2 قدم آگے لیے اور 2 پیچھے۔ یہ 2 عقل مند حریفوں کا رقص تھا۔ رئیس کی نگاہیں فجر کے چہرے پر ٹکی تھیں۔ اس کے دل میں ایک عجیب کیفیت تھی۔ یہ مینار کا چہرہ تھا، مگر اس کی آواز اور روح فجر کی تھی۔ وہ لڑکی جس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ کیسی رہی میری پرفارمنس؟ وہ اب آئیبرو اٹھائے پوچھ رہی تھی۔ اس کا دوسرا ہاتھ رئیس کے کندھے پر تھا۔ رئیس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، مجھے آج بھی پیرس کی یاد ہے۔ تم نے میری گردن پر اپنی چھری رکھی تھی اور بغیر کسی خوف کے میرا خون بہایا تھا، کیا تمہیں یاد ہے؟ وہ فی الوقت کچھ اور بات کرنا چاہتا تھا۔ ظاہر ہے یاد ہے، اس سے پہلے میں نے کبھی کسی انسان کو اتنی قریب سے زخمی نہیں کیا تھا۔ گردن غرور سے اٹھی ہوئی تھی۔
اس نے رقص میں رئیس کا ساتھ دیا تھا جبکہ آنکھیں چمک رہی تھی. کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں اس شخص کے ساتھ وہ جنگیں جیت جاؤں گی جس نے مجھے 14 سال کی عمر میں لڑنا سکھایا. یہ واقعی رئیس کے لیے زخمی یاد سے ہی کم نہ تھا. اس نے آہستہ سے فجر کو گھمایا. اس کے ہونٹ بھیجے ہوئے تھے. تو تم سب جانتی تھی شروع سے. تم جانتی تھی کہ میں کون ہوں. میں جانتی تھی کہ میں آپ کا سب سے پہلا، سب سے خوبصورت اور سب سے مہنگا شاگرد ہوں. سمجھ نہیں آیا اسکینر نے اپنے مینٹور کو اہمیت دی تھی یا خود کو. البتہ رئیس کے اندر کا تناؤ بڑھ گیا. وہ محض فیشن یا انتقام نہیں تھا، وہ ایک شاگرد کا اپنے استاد کے خلاف کھڑا ہونا تھا. تو پھر تمہارا رویہ میرے ساتھ شروع میں اتنا نفرت آمیز کیوں ہوتا تھا؟ اس کا لہجہ شدید تھا، وہ غصہ، وہ تلخی. اگر تم شروع سے سب جانتی تھی تو اس نفرت کی کیا ضرورت تھی؟ فجر نے ایک قدم پیچھے لیا، پھر ایک مکمل چکر لیا اور واپس رئیس کے سامنے آ گئی. اس نے اپنی آنکھیں اس کی آنکھوں میں کاٹ دی. کیونکہ آپ مجھے بھول گئے تھے رئیس اورنگزیب صاحب. اس کے لہجے میں غصہ نہیں، پرانی چوٹ کا درد تھا. مجھے غصہ تھا. آپ نے مجھے ایک اجنبی کی طرح دیکھا، ایک معمولی انسان کی طرح. آپ کو یاد بھی نہیں تھا کہ کوئی 14 سالہ بچی آپ کے اصول کس قدر اپنا چکی تھی. میں نے آپ کا انتظار کیا سالوں کہ آپ مجھے بچانے آئیں گے، مگر آپ نہیں آئے. آپ جیسے مجھ سے بات کرتے تھے میں ویسے ہی کرتی تھی. آپ نے مجھے کیا سکھایا تھا؟ دشمن کو اسی کے لہجے میں جواب دو اور حساب ہمیشہ برابر رکھو. تمہیں میرے اصولوں پر اتنا نہیں اچلنا چاہیے تھا، تمہیں ایسا نہیں بننا چاہیے تھا. رئیس نے اسے دیکھتے ہوئے دھیرے سے اعتراف کیا، مگر اس کے اعتراف میں فخر نہیں، خوف تھا. آپ ہی نے بنایا ہے. فجر نے اس پر تھوڑا سا جھک کر کہا، اور آپ نے اپنا ہی نقصان کر لیا، کیونکہ میں وہ نہیں ہوں جو چیزیں بھول جائے. حساب ہمیشہ برابر. اس بار وہ خاموش رہا، بس اسے دیکھ رہا تھا. گھنگھرالے سیاہ بال اس کے کندھوں پر لہرا رہے تھے، اس کی اٹھی ہوئی گردن اور اس کی گہری آنکھیں. وہ اسے دیکھ رہا تھا مگر اس کے دماغ میں کچھ اور چل رہا تھا. اس کے دل کی دھڑکن کانوں تک سنائی دیتی تھی. اس نے کیا بنایا تھا؟ یہ لڑکی اس کا سب سے بڑا شاہکار تھی اور سب سے بڑا زہر بھی. یہ وہ تھی جس میں وہ مینار کو ہمیشہ ڈھونڈتا رہا تھا. طاقت، ذہانت اور ایک ایسی روح جو کسی کے سامنے نہ جھکے. وہ اس سے محبت نہیں کرتی، وہ اس کی پیروی کرتی تھی. اور آج اس نے تختہ الٹ دیا تھا. ایک گہری سانس لیتے ہوئے رئیس نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ رقص میں ایک آخری قدم اٹھایا. تو پھر بتاؤ، اس رات میرا خون بہانے کے بعد آج تم اس روپ میں میرے سامنے کھڑی ہو، کیوں؟ کیونکہ میں فاتح ہوں. اس نے سادہ مگر پر اعتماد لہجے میں کہا. اور فاتح کا کام صرف جیتنا نہیں ہوتا، وہ اپنے استاد کو شکست کا آخری سبق دیتا ہے. کلب میں رقص کا ماحول تھا مگر ولی اور مینار کے درمیان کوئی رومانوی یا روایتی رقص ممکن نہیں تھا. ایک بیٹی کا شوہر اور اس کی ماں، جو اب ان کی سب سے بڑی دشمن تھی، کے درمیان رقص صرف ایک خاموش جنگ ہی ہو سکتا تھا. پیانو کی دھیمی دھن کے ساتھ ہی ولی اور مینار نے ایک انداز اختیار کیا. دونوں نے ایک دوسرے سے مناسب فاصلہ رکھا، اپنے ہاتھ اپنی اپنی کمر پر باندھے اور ایک سست نفسیاتی دائرے میں ایک دوسرے کے گرد گھومنا شروع کر دیا. یہ ایک رقص نہیں، ایک شطرنج کے بساط پر چلتی چالیں تھیں، جہاں ہر حرکت کا مطلب تھا. مینار کا چہرہ اب مکمل طور پر پتھر کا بن چکا تھا. کوئی جذبہ نہیں تھا، صرف شکست کی تلخی. نے دائرے میں گھومتے ہوئے سر چپتی آواز میں کہا، تمہیں کیا لگتا ہے ولیم جوزف؟ وہ اس کا پورا نام لے رہی تھی، گویا سے اس کی حقیقت یاد دلا رہی ہو. کیا تم ایک رات میں ایک چھوٹی سی چال سے میرے برسوں کے جال کو توڑ سکتے ہو؟ ولی نے سکون سے دائرے میں اس کا سامنا کیا. اس کی آنکھوں میں گہرا اعتماد تھا. عنکبوت ہمیشہ اس بھرم میں جیتا ہے کہ اس کا گھر سب سے مضبوط ہے. مینار نے حقارت سے لب بھینچے دائرے میں ایک قدم آگے بڑھایا. تم اسے کب تک بچاؤ گے؟ وہ میرا ہی حصہ ہے. تم لوگ کبھی مل کر مجھ سے جیت نہیں سکتے. یہ کہانی میں نے لکھی ہے. وہ مسکرایا مگر اس کی آنکھوں میں کوئی نرمی نہیں تھی. آپ نے صرف پہلا باب لکھا تھا اور وہ باب نفرت، خوف کا اور دھوکے کا تھا. وہ بھی دائرے میں ایک قدم آگے بڑھا. دونوں کے درمیان فاصلہ کم ہوا، لیکن ہر کہانی اپنا محافظ سیویئر خود چنتی ہے. اس نے اپنا سر سرا سا چکایا. اس کی آواز میں گہری سنجیدگی تھی. اور اس کہانی کا محافظ میں ہوں، ولیم جوزف. یہ الفاظ مینار کو مزید تپا گئے تھے. وہ مسکرائی. تمہارا غرور تمہیں لے ڈوبے گا. میری اگلی چال تمہیں تمہاری سب سے کمزور جگہ پر لگے گی. اس نے فجر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، فجر میری کمزوری نہیں ہے، وہ میری سب سے بڑی طاقت ہے. اس نے دائرے کو توڑا اور مینار کے سامنے آ کر رک گیا. اور اگر آپ نے کوشش کی تو پھر آپ میری دوسری کمزوری دیکھیں گی، وہ جو کسی بھی قیمت پر اپنی محبت کی حفاظت کرنا ہے.
मीनार के पास कोई जवाब नहीं था। वो कई बार जीत चुकी थी, मगर इसे ऐसा लग रहा था जैसे इसने एक सब कुछ हार दिया है। इसकी आंखों में अब सर्द गुस्से के साथ एक नई मंसूबाबंदी का तासुर था। अफसोस, आपका नुकसान नाकाबिले फरामोश है, ये कहकर वो पलटा और फजर की तरफ बढ़ा। क्लब में अब भी रक्स जारी था। रईस और फजर, जो अब भी करीब ही खड़े थे, मीनार और इसकी गुफ्तगू को देख रहे थे। आवाज़ इन तक नहीं आती थी, मगर वो सब समझ चुके थे। वो फजर के सामने आया और अपना बाजू इसकी तरफ बढ़ाया। फजर ने मुस्कुराते हुए इसका बाजू थाम लिया। फजर ने फिर से रईस की तरफ देखा। रईस ने भी एक लंबी सांस ली। इसके चेहरे पर थकावट मगर जीत का सुकून था। वो भी कुछ समझे हुए आगे बढ़ा। फजर ने इसका दूसरा बाजू भी थाम लिया। अब मंजर बदल गया था। वो डांस फ्लोर से निकल रहे थे। दरमियान में फजर चल रही थी। इसके दाएं बाएं से इसके दो मुहाफिज थे। वली इसका शौहर और मुहाफिज रईस इसका उस्ताद और साथी। वली के चेहरे पर गहरा अज़म और फ़ख्र था। रईस के चेहरे पर सुकून, एक मुश्किल फ़र्ज़ की अदायगी का एहसास था। ये तीनों एक फातिहाना खामोश जुलूस की शक्ल में क्लब से निकल रहे थे। वो किसी को देखते नहीं थे, सिर्फ अपने मकसद की तरफ। फजर ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए आखिरी बार पलटकर मीनार पर एक फातिहाना नज़र डाली। इसकी नज़र में कोई गुस्सा नहीं, कोई नफरत नहीं, सिर्फ हिसाब बराबर करने का मुकम्मल इत्मीनान था। इसकी आंखें चीख कर कहती थी, आपको मुझे इस जंग में नहीं घसीटना चाहिए मदर। मीनार के लब भींच गए थे। इसकी आंखें शोला उगल रही थी। वो अकेली खड़ी थी, शिकस्त खुर्दा मगर गैर मुतसलसल। वो तीनों क्लब का दरवाज़ा अबूर कर गए थे। ड्रग्स डील कैंसिल हो चुकी थी। मीनार को शिकस्त हो चुकी थी और अनकबूत का चाल वापस उलट चुका था। क्लब का दरवाज़ा बंद हुआ और कहानी का ये सिफा पलट गया था। जहाज़ को ओमाड़ा के साहिल से चलते हुए तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके थे। मेकअप, फायरिंग, धोखे और टैंगो के तूफान के बाद लग्जरी जहाज़ का सुकून बिल्कुल मुख्तलिफ था। कई 100 फीट का ये अजीमुल शान जहाज़ अंधेरी रात में किसी रोशनी के मीनार की तरह समंदर का सीना चीरता जा रहा था। रात के 12 बजे का वक्त था। समंदर की लहरों की मधुम आवाज़, जहाज़ के इंजन की नरम गूंज और दिसंबर की ठंडी नमकीन हवा, ये सब मिलकर एक गहरा पुरसुकून माहौल बना रहे थे। इस वक्त जहाज़ का मरकजी डेक हल्की रोशनी और खामोशी मौसीकी से सजा था। टीमें थकी होने के बावजूद एक दूसरे के साथ हंस बोल रही थी। फैशन शो की कामयाबी का जोश इनके चेहरों पर था। डेक पर रखे गोल मेज़ों पर मशरूबात और हल्के खाने रखे थे। फजर एक जानिब खड़ी थी और अब मीनार के भेस में नहीं थी। इसने स्याह फैशन शो का लिबास उतारकर एक सादा आरामदाह सफ़ेद टी शर्ट और डेनिम पहन ली थी। इसका मेकअप मिटा हुआ था और इसके चेहरे पर थकन के बावजूद आंखों में एक शदीद इत्मीनान और सुकून झलक रहा था। वो टीम के जश्न पर खामोश मुस्कुराहट के साथ खुश नज़र आ रही थी, जैसे अपने पर्दे के पीछे की जंग की फतह का जश्न मना रही हो। वली कुछ फासले पर खड़ा था। इसकी तवज्जो फजर पर थी। वो भी स्याह पैंट और हुडी से निकली हुई स्याह टी शर्ट में था। इसके जिस्म पर थकन थी, मगर इसका वजूद फजर के लिए मजबूत सतून था। इसी दौरान मुराद इसके करीब आया। इसके चेहरे पर सजी खुशी थी। इसने वली के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुमने कमाल कर दिया छोटे, और मैं फैशन शो की बात नहीं कर रहा। वली के लबों पर हल्की सी लकीर उभरी। इन दोनों की आंखों में खुश मुफाहमत थी। वो जानते थे कि असल कामयाबी क्या थी। हमने सिर्फ अपना काम किया। सच ये है कि बिग बी के बगैर ये मुमकिन नहीं था। सिर्फ एक वही है जो मीनार का ध्यान भटका सकते हैं। नहीं छोटे, ये तुम्हारा और फजर का खेल था। तुमने हमें सिर्फ एक महफूज रास्ता फराहम किया, जिसके लिए हम हमेशा तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। मुराद ने गहरी सांस ली। एक माफिया औरत के खिलाफ जंग जीतना, ख़ासतौर पर जब तो वो मीनार हो, वो इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे। वो दोबारा आएंगी और अगली बार वो जानती होंगी कि इनके दुश्मन कौन है। वो फिक्रमंदी से बोला, जानती है तो अच्छी बात है। अब इसके पास खोने को बहुत कुछ है और जीतने को कुछ नहीं। ये जहाज़ अब कराची जा रहा है। ओमाड़ा, क्वीन, डेक, वो डेल, सब फांसी बन चुका है। फिल वक्त हमें इस कामयाबी को इंजॉय करना है। मुराद ने कहा तो वली ने इस बात में सर हिला दिया, मगर इसके चेहरे के तासुरात में जो संजीदगी थी और फिक्रमंदी थी वो कम नहीं हुई थी। जबकि रईस डेक के किनारे समंदर की तरफ मुंह किए खड़ा था। इसके स्याह कोट पर समंदरी हवा पड़ रही थी। हाथ में एक बड़ा सा भारी सफ़ेद कॉफ़ी मग था जिसमें शायद गर्म मशरूब था। इसने किसी से कोई बात नहीं की थी। वो खामोश था। इसका पूरा जिस्म सुकून में था, जैसे बरसों की उलझनें आज खुल गई हों। फजर कुछ देर नीचे रही और फिर वो दबे कदमों इस तक पहुंची। वो खामोशी से इसके पहलू में खड़ी हो गई। आप क्यों खामोश हैं बिग बी? आपको खुश होना चाहिए। आज आपने सबसे बड़ी दुश्मन को सबसे बड़ी शिकस्त दे दी है। रईस ने धीरे से कॉफ़ी का मग अपने लबों से हटाया। इसने समंदर की तरफ देखते हुए तकरीबन सरगोशी में जवाब दिया, मैंने दुश्मन को शिकस्त दी, मगर इसके साथ ही मैंने आज अपना एक वहम जुनून में भी हमेशा के लिए मार डाला है।
اس نے مڑ کر فجر کی طرف دیکھا، آنکھوں میں گہری چمک تھی، وہ چمک جیت کی نہیں سچ کی تھی۔ آج تم مینار کے روپ میں میرے سامنے کھڑی تھی اور وہ تمہارے، مگر میں نے اس کے اندر وہ کچھ دیکھا جو تم میں نہیں ہے، اس کی نفرت، اور آج مجھے پہلی بار یقین ہوا کہ گلٹ سے بڑا کوئی دکھ نہیں۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ فجر کا چہرہ دیکھا۔ تم نے میرا حساب برابر کر دیا۔ اس کے چہرے پر ایک مان تھا، اس مان سے فجر کو بہت کم لوگ دیکھتے تھے۔ وہ مسکرا بھی نہ پائی۔ ہم محفوظ ہے، جہاز کراچی کی طرف گامزن ہے، تم اور ولی محفوظ ہو، یہی کافی ہے۔ اس نے رخ واپس سمندر کی طرف موڑ لیا، جبکہ فجر کی پیشانی پر الجھنوں کی لکیر ابھری۔ کبھی کبھی اس شخص کو اسکین کرنا، اس کے اندر کے جذبات کو جاننا بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ وہ باتوں کو گھمانے کا فن جانتا تھا۔ سمندر کی لہریں جہاز سے ٹکرا رہی تھیں اور ایک دھندلی سی چادر ان کے گرد پھیلی ہوئی تھی۔ کلب کا شور نیچے کہیں دب چکا تھا۔ یہاں شیشے کی دیواروں سے اماڑا کا سیاہ سمندر اور دور جاتی اس جہاز کی روشنی نظر آ رہی تھی جو اب محض ایک نقطہ تھی۔ کمرے میں موت جیسی خاموشی تھی، صرف ایک آواز تھی، ایک شخص کے رونے اور گڑگڑانے کی۔ وہ آدمی جسے ولی نے بے ہوش کیا تھا اب وہ ہوش میں تھا۔ اس کا چہرہ سوجا ہوا تھا اور وہ فرش پر مینار کے قدموں میں پڑا تھا۔ ملکہ، معاف کر دیں، خدا کے لیے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کس سے رحم مانگ رہا ہے۔ وہ جانتا تھا ملکہ معاف نہیں کرتی۔ مینار وہیں کھڑی تھی، کھڑکی کے قریب، سمندر کو تکتی ہوئی۔ وہ ابھی اسی حلیے میں تھی، قیمتی لباس جو اس کے وجود سے چپسا تھا، یہ ریشمی سیاہ بال جو اب بھی اس کی کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کا چہرہ مکمل طور پر سرد و سپاٹ تھا، جیسے سنگے مرمر سے تراشا کیا ہو، لیکن آنکھوں میں شعلے جل رہے تھے۔ ٹیم کے باقی دو افراد جو ساحل سے بچ نکلے تھے، دیوار کے ساتھ سر جھکائے کھڑے تھے۔ اتنے خوف زدہ کہ سانس لینے کی آواز بھی جرم لگ رہی تھی۔ پھر وہ دھیرے سے مڑی۔ اس کے قدموں کی آہٹ نہیں ہوئی تھی۔ وہ جیسے ہی ہوا پر تیرتی ہوئی اس شخص کے قریب آئی جو فرش پر پڑا تھا۔ وہ شخص کانپ رہا تھا۔ ملکہ، کسی نے پیچھے سے وار کیا۔ میں بے ہوش ہو گیا، مجھے اندازہ نہیں ہوا۔ مینار اس کے عین اوپر آ کر رکی۔ اس نے نیچے جھک کر اس کے شخص کی تھوڑی کو اپنے ناخنوں سے پکڑ کر اور اس کا اوپر کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں جل رہی تھیں۔ اندازہ؟ اس کی آواز کی سرگوشی سے زیادہ نہیں تھی، مگر اس سرگوشی نے کمرے کا درجہ حرارت مزید گرا دیا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہوا کہ تمہاری ایک غلطی میری برسوں کی محنت پر پانی پھیر دے گی؟ اس نے تھوڑی چھوڑ دی۔ تمہیں اندازہ نہیں ہوا کہ تمہاری وجہ سے آج میں ان کے سامنے مذاق بن گئی؟ وہ شخص تڑپ اٹھا۔ نہیں ملکہ، نہیں، میں آپ کا وفادار ہوں۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، کوشش کی کہ اس کی ہیل کو چھو سکے، رحم کی بھیک مانگ سکے۔ مجھے مار دیں بس۔ مینار نے اس کے پھیلے ہوئے ہاتھ کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں بدلا۔ پہلے بھی ایک بار وہ شخص فجر مینار کو سمجھنے کی غلطی کر چکا تھا۔ مرنا بہت آسان ہے۔ اس نے اپنا دایاں پاؤں اٹھایا اور تیز نوکیلی ٹیٹلیو ہیل جو اس کے لباس کا حصہ تھی، اس نے وہ ہیل اس کے شخص کے فرش پر پھیلے ہوئے ہاتھ پر رکھ دی۔ کڑک، ہڈی ٹوٹنے کی ایک بھیانک آواز ابھری۔ اس شخص کی چیخ اس کے گلے میں ہی کھٹ گئی۔ اس نے آنکھیں وحشت سے ابل پڑیں۔ اس نے ایک لمحے کے لیے اپنا پورا وزن اس کے ہاتھ پر ڈالا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی رحم نہیں تھا، صرف خالص بے رحم غصہ تھا۔ پھر جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، اس نے اپنی ہیل اس کے ہاتھ سے رگڑتے ہوئے ہٹائی اور آگے بڑھ گئی۔ وہ آدمی فرش پر اپنے کچلے ہوئے ہاتھ کو پکڑے کراہ رہا تھا، جبکہ مینار چلتی ہوئی دروازے تک گئی۔ اس نے مڑ کر باقی دو افراد کو دیکھا جو خوف سے دیوار سے چپکے ہوئے تھے۔ اسے میری نظروں سے دور لے جاؤ۔ اس کی آواز اب سپاٹ تھی۔ اور تم دونوں، اس نے ان پر نظریں گاڑ دیں، تم نے انہیں جاتے دیکھا، تم نے میری ہم شکل کو دیکھا اور تم نے اسے روکا نہیں۔ ملکہ وہ بنا کچھ سنے کمرے سے باہر نکل گئی، پیچھے سے ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کی تکلیف اور موت کی دہشت چھوڑ گئی۔ نیچے مین ڈیک پر فیشن شو کی کامیابی کا جشن مدھم پڑ چکا تھا۔ صرف موسیقی کی ہلکی سی گونج ہوا کے ساتھ اوپر آ رہی تھی۔ یہاں عرشے کی اس آخری سرے پر صرف خاموشی، سمندر اور وہ دونوں تھے، اور جہازی پوری رفتار سے کراچی کی جانب رواں تھا۔ دسمبر کی رات اپنے عروج پر تھی۔ ولی نے ایک موٹی سیاہ ونڈ بریکر جیکٹ پہن رکھی تھی، جس کا کالر اس نے اونچا کیا ہوا تھا۔ فجر نے خود کو ایک گرم کشمیری شال میں مکمل طور پر چھپا کر رکھا تھا۔ اس کا چہرہ بمشکل نظر آ رہا تھا۔ ولی عرشے کی ریلنگ کے پاس کھڑا تھا،
اس کا ایک بازو فجر کی کمر کے گرد مضبوطی سے پھیلا ہوا تھا، اسے سردی اور دنیا دونوں سے بچاتے ہوئے اپنے ساتھ لگائے ہوئے۔ فجر کا سر اس کے کندھے پر ٹکا تھا۔ وہ دونوں خاموشی سے اس لامحدود اندھیرے کو دیکھ رہے تھے جو آج ان کا دوست لگ رہا تھا۔ خوفناک تھا نا؟ فجر نے بالآخر خاموشی توڑی۔ اس کی آواز میں تقریباً ایک سرگوشی تھی، وہ گولیوں کی آواز اور وہ شخص جو گرا۔ ولی نے اس کے گرد حصار مزید مضبوط کر لیا۔ سب ختم ہو گیا فجر، ہم جیت گئے ہیں، ہم جیت گئے۔ فجر نے یہ الفاظ دہرائے جیسے خود کو یقین دلا رہی ہو۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، آج رات مجھے بگ بی کے لیے برا لگا۔ ولی مسکرایا، بگ بی؟ رئیس کو تو ترس کی ضرورت نہیں، انہیں آج وہ مل گیا جو وہ ہمیشہ سے چاہتے تھے۔ شاید سچائی؟ فجر نے سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ چند پلوں کی خاموشی چھا گئی۔ فجر اس کی جیکٹ کی گرمی محسوس کر رہی تھی۔ ویسے میرے پاس تمہاری ایک چیز ہے۔ فجر نے سر اٹھا کر سے دیکھا، میری؟ ولی نے اپنی جیب کی زپ والی جیب میں ہاتھ ڈالا اور کچھ نکالا۔ اس نے اپنی ہتھیلی فجر کے سامنے کر دی۔ فجر کی آنکھوں میں شناسائی سی پھیل گئی۔ اس کی ہتھیلی پر ایک نازک سا بریسلیٹ پڑا تھا، چاند کی باریک زنجیر اور ایک چھوٹا سا شیشے کا لاکٹ، اور اس لاکٹ کے اندر چاول کا ایک دانہ تھا جس پر فجر لکھا چمک رہا تھا۔ فجر نے اسے پہچانتے ہوئے ہاتھ سے اسے چھوا۔ یہ میرا بریسلیٹ ہے۔ یہ 4 سال پہلے گاڑی میں گر گیا تھا جب تم تازہ نکاح کے بعد مجھے کھری کھری سنا کر گئی تھی۔ اس نے فجر کا جملہ مکمل کیا۔ فجر نے چونک کر اسے دیکھا، وہ مسکرایا۔ اس کی آنکھوں میں ماضی کی یادیں تھی۔ فجر، وہ دن یاد آ گیا، وہ غصہ، وہ تلخی، وہ بے اختیار ہنسی، اور تم نے اٹھا لیا تھا؟ ہاں، بس ایسے ہی۔ ولی نے کندھے اچکائے جیسے یہ کوئی بڑی بات نہ ہو۔ یہ بریسلیٹ تھا، اسے اب پتہ چلا تھا۔ وہ تو اسے لاکٹ سمجھ رہا تھا اور سنبھال کر رکھا۔ اس کی آواز میں حیرت اور ایک نئی گہری اپنائیت تھی۔ ولی نے ایک لمحے کے لیے سمندر کو دیکھا۔ کئی بار دل کیا پھینکنے کا، مگر اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ فجر سمجھ گئی، مگر تم پھینک نہیں سکے۔ وہ اسے پرشوق نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ شخص جو اتنا لاپرواہ سا تھا، اس نے 4 سال تک اس کی ایک نشانی سنبھالی رکھی تھی۔ تمہیں پتہ ہے فجر؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، مجھے تم میں سے سب سے زیادہ اچھا کیا لگتا ہے؟ کیا؟ وہ فوراً متوجہ ہوا۔ اس کی آنکھوں میں تجسس تھا۔ فجر نے اپنی مسکراہٹ دبانے کی کوشش کی، تمہاری یہ گلگتی اردو۔ یہ سنتے ہی ولی کو صدمہ لگ گیا۔ اس کا اسکاٹش لہجہ جب اردو کے الفاظ ادا کرتا تھا تو اس میں واقعی ایک عجیب سی مٹھاس اور تھوڑی پٹھانوں جیسی سختی آ جاتی تھی۔ تم میرا مذاق اڑا رہی ہو؟ اس کے چہرے کا رنگ بدلا۔ نہیں تو؟ فجر نے بمشکل اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ یہ تو سراسر لینگویج شیمنگ ہے۔ وہ مصنوعی خفا ہوا، اسکاٹش لہجے میں کہتے ہوئے۔ فجر اس بار ہنسی ضبط کر نہ پائی۔ اس کا کہکا ٹھنڈی ہوا میں گونج اٹھا اور چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ ولی سے خفگی سے گھورتا رہا، پھر اس نے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے بریسلیٹ اٹھایا اور خود فجر کی کلائی پر باندھ دیا۔ یہ تم پر زیادہ اچھا لگتا ہے۔ میری گاڑی کے ڈیش بورڈ سے اس نے آہستگی سے کہا۔ فجر نے اپنی کلائی پر اس بریسلیٹ کو دیکھا جو اب اس کے پاس واپس آ گیا تھا، بالکل ولیم جوزف کی طرح جو اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ اس نے اپنا سر واپس اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ اس کی ہنسی اب ایک پرسکون مسکراہٹ میں بدل چکی تھی۔ وعدہ کرو۔ فجر نے سرگوشی کی، کیا تم اردو بولنا کبھی نہیں چھوڑو گے؟ وہ ہنس دیا، صرف اس لیے کہ تم میرا مذاق اڑا سکو؟ نہیں۔ فجر نے اس کی جیکٹ کو مضبوطی سے تھاما۔ اس لیے کہ جب تم بولتے ہو تو مجھے لگتا ہے کہ دنیا کی ہر سخت چیز بھی نرم ہو سکتی ہے، بالکل تمہاری طرح۔ اوکے میڈم، جو آپ کہیں۔ اس نے فجر کے سر پر تھوڑی ٹکا دی اور دونوں اس لمحے میں سب کچھ بھول گئے تھے۔ جنگ مینار، انتقام، سب کچھ اس ٹھنڈی پرسکون رات میں سمندر کی لہروں میں کہیں گم چکا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ پارٹ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، اور باقی کا جو ہے نیکسٹ پارٹ میں کنٹینیو کرتے ہیں۔ تو چلیں، جب تک ویٹ کریں، میں انشاءاللہ جلدی حاضر ہوتی ہوں، ٹھیک ہے؟ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔